साथियों साथियों जय भीम। मैं देवानंद मिश्रम आपसे बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी मूवमेंट कैसे होना चाहिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे हितगुज करने वाला हूँ समाज के साथ में। तो अभी इसके पहले जो 2024 का जो इलेक्शन तो हुआ है, अपन तो वो इलेक्शन के बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी का जो समय है फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को राष्ट्रव्यापी कैसा किया जाए, ये अपना टॉपिक है। तो अपने समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ और अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। ये बाबा साहब का जो सपना था, ये बाबा साहब ने कहा था, आगरा में कहा था बाबा साहब ने, और समाज के लोगों को संदेश दिया था बाबा साहब ने कि जाओ और अपने दीवारों पर लिख दो कि तुमको इस देश की शासन सत्ता अपने हाथ में लेना है। तो मतलब शासन सत्ता अपने हाथ में लेना है, इसका मतलब यह है कि अपने को राजपाट अपने हाथ में लेना है। ये बाबा साहब का संदेश था। तो बाबा साहब ने जो संदेश दिया उसके मुताबिक उस दिन तक बाबा साहब अम्बेडकर की हयात में जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे तब तक बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट ठीक ढंग से चली। उसके बाद में ये बाबा साहब की जो मूवमेंट है महाराष्ट्र के अंदर में, बाबा साहब जाने के बाद उसके जो लेफ्टिनेंट थे और दादा साहब गायकवाड़ के हाथ में जब मूवमेंट आई, तो दादा साहब गायकवाड़ के पास में रिपब्लिकन पार्टी की मूवमेंट आने के बाद में दादा साहब ने जो अपने जीवन के अंदर में जो बोले कांग्रेस के साथ में जो गलती किया, जो समझौता किया, वो समझौता आज तक अपन वो भुगत रहे। वो समझौता ऐसा था कि उस जमाने के अंदर में 50 साल पहले की जब बात कर रहा हूँ, 50 साल के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद भवन में 521 सीटें पूरे देश से चुनी जाती थी। उस चुनाव में 520 सीटें कांग्रेस लड़ेंगी और 1 सीट रिपब्लिकन पार्टी को दी जाएंगी, ऐसा वो समझौता था। और वो समझौता के लिए वो कांग्रेस के जो नेता थे वो मोहन भारिया जी थे। उस समय में ये समझौता हुआ था और माननीय कांशीराम जी जब महाराष्ट्र में जब आते थे इसको बार बार ये बात का उल्लेख करते थे। लेकिन बात यह थी कि 521 सीटों में से 1 सीट हमको और 520 सीटें कांग्रेस को। तो ये समझौते का बार बार जिक्र करने के बाद में माननीय कांशीराम जी ने बोला कि ये समझौता भाई ठीक नहीं है, ये समझौता का ये बराबर नहीं है। तो मान्यवर कांशीराम जी ने महाराष्ट्र में काम करने के बाद में यही विचारधारा को, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को यहाँ से कम 1000 किलोमीटर यानी उत्तर प्रदेश में ये लेके गए, उत्तर भारत में लेके गए। उत्तर भारत में जाने के बाद में मान्यवर कांशीराम साहब ने ये बाबा साहब अम्बेडकरी मूवमेंट का जो क्या बोलते बाबा साहब अम्बेडकरी मूवमेंट का जो रेशो है कि रिपब्लिकन पार्टी के पूरे देश में 11 सांसद चुनकर आए थे पूरे भारत में, और तब कांग्रेस पार्टी के बाद में रिपब्लिकन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद में तीसरे नंबर पर जनसंघ था। लेकिन कांग्रेस के विरोध में बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी थी। इसके बारे में फिर विचार किया गया जनसंघ ने ऐसा विचार किया कि अगर कांग्रेस हारती है तो कभी ना कभी रिपब्लिकन पार्टी आ ही जाएंगी सत्ता के ऊपर में, लोगों का मन है ये नहीं तो ये। तो फिर इन्होंने विचार कर इन्होंने ये सोच में बदल दिया कि जनसंघ का उसने भारतीय जनता पार्टी में रूपांतर किया, क्योंकि लोगों का मन जा सकता है, दूसरी तरफ में भय सकता है, इसलिए दूसरी भी बाजू के ऊपर में ब्राह्मणों ने बनियाने कब्जा करके रखा। इसलिए अपनी पार्टी की दुर्गति होने के बाद में मान्यवर कांशीराम जी ने वही फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत में ले जाने के बाद में वो जनता में फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को फैलाने के बाद में अपनी पार्टी फिर से तीसरे नंबर पर आई। तीसरे नंबर पर आने के बाद में मैं बताना चाहूंगा कि 2009 के अंदर में बहुजन विचारधारा के 22 खासदार और 18 राज्यसभा में खासदार थे। दोनों मिलाकर इस देश के अंदर
अंदर में 40 खासदार थे और तीसरे नंबर की अपनी राष्ट्रीय पार्टी थी। तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद में आज अपने पार्टी की क्या हाल है? इसका मतलब यह है कि बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब को समय नहीं मिला कि जब तक ये हमारे लोग हैं पूरे भारत देश के अंदर में, कम से कम हमारे लोगों की संख्या, भारत देश में अनुसूचित जाति की लोगों की संख्या कम से कम 20 से 25 करोड़ है। दूसरे नंबर पर इस देश के अंदर में देखा जाए तो 20 करोड़ मुसलमान है, उसके बाद में जो शोषित है, दुखित है, पीड़ित है, उसके बाद आदिवासी है। इनकी लोक संख्या इस देश के अंदर में 10 करोड़ है। तीनों की मिला के अगर हम 50 करोड़ के मुताबिक अगर जाते हैं तो हमें तो ओबीसी की जरूरत है नहीं, पासिंग के मार्क तो हमारे पास है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, दुखित है, सबसे पहले उसके पास में चले जाओ, उसके पास भी विचारधारा की उसको आवश्यकता है, वही तुम्हारा झंडा लेके देश में चलेंगे, वही जीवन के अंदर में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहेंगे। जो दुर्बल है, जो शोषित है, वही लोग तुम्हारा सबसे पहले झंडा उठाएंगे। ये बाबा साहब ने सच कहा था। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ओबीसी समाज को विरोध है, नहीं, ओबीसी समाज को विरोध नहीं है हमारा। पासिंग के मार्क हमारे पास में है, हमारे पास में विधानसभा में, लोकसभा में पासिंग के मार्क 100% में 35 से 40% हमारे पास में है। हमें वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनको ये नहीं कह रहे कि भाई तुम हमारे साथ में फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़ो मत करके, ऐसा नहीं बोल रहे हम। आवश्यकता उनकी भी है, क्योंकि इस देश के अंदर में सामाजिक ताना बाना जो बुना है, सामाजिक ताना बाना बुनाने के बाद में जातीय तनाव निर्माण नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ओबीसी समाज के अंदर में भी भाईचारा निर्माण होना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकरी फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा उनके वहां तक जाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। उन लोगों तक वो विचारधारा जाना चाहिए जो ओबीसी समाज का तबका है। इस देश के अंदर में सबसे बड़ा तबका है, 50% इस देश में वो रहते हैं और रूलिंग करते हैं। तो